तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या देखा था, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, और ये इंटरेक्शन किसकी वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इंटरेक्शन हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना, ये हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर मान लो कि आपके पास एक चार्ज दिया हुआ है, ये है Q1, और ये चार्ज दिया हुआ है, ये भी है Q2, ये मान लो रेस्ट पे है और ये भी है रेस्ट पे, ठीक। तो दोनों के बीच अगर डिस्टेंस R है तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा, है ना, दोनों के बीच फोर्स लगेगा, अगर दोनों चार्ज पे रखा हुआ है तो यहाँ पे फोर्स लगेगा। अगर मान लो कि यही चार्ज मोशन में हमने कर दिया, Q1 को मोशन में कर दिया, V1 इज नॉट इक्वल टू 0, और इसको हमने रेस्ट पे रखा, V2 इक्वल टू 0, क्या फोर्स लगेगा इसमें, फोर्स जो चार्ज पे लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, KQ/R²। तो यहाँ से अगर मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये क्या होगा, KQ1/R²। अब अगर इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब R क्या होगा, टाइम के साथ चेंज करेगा, है ना, टाइम के साथ चेंज होगा, तो इसमें फोर्स लगेगा, किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो होगा इसमें फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स लग रहा है क्यों लग रहा है, ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज समझे। कोई चार्ज रखा हुआ, उस चार्ज पे फोर्स किसकी वजह से लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो अगर इसको हमने मोशन में रखा और इसको रेस्ट पे रखा, है ना, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, KQ1/R²। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो अगर ये मोशन में है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये तो चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, है ना। तो जब एक पार्टिकुलर टाइम पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना होगा तो वो क्या करना पड़ेगा, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों के बीच डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस जो होगा किसका फंक्शन होगा, डिस्टेंस जो होगा वो फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा, अगर हमने इसको कुछ वेलोसिटी दिया है। इसका मतलब अगर r जो फंक्शन ऑफ टाइम है, इसका मतलब ये जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। और ये फोर्स किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, टाइम वेरिंग, टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी फोर्स लगाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे हमने रखा Q1, इसको रेस्ट पे रखा, और Q2 को मूव कराया, है ना, V2 नॉट इक्वल टू 0। अब इस केस में फोर्स लगेगा फोर्स, है ना। जो भी फोर्स लग रहा है चार्ज पे, किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, चार्ज की वजह से। चार्ज अगर रेस्ट पे रहे या फिर मूव करे, अगर रेस्ट पे रहेगा तो R आपका कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर ये चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस चेंज होगा टाइम के साथ, तो डिस्टेंस चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज होगा। तो उसको हमने क्या बोला, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चार्ज आपका क्या हो गया, रेस्ट पे। तो अगर हमने इसके बगल में कोई चार्ज Q2 रखा जिसको मूव करा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा, अब ये भी डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो R भी क्या होगा, वेरी करेगा। तो R जो हो जाएगा इस केस में भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो इसमें भी फोर्स लगेगा, इसमें फोर्स किसकी वजह से लगेगा, वही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, समझ गए। अब मान लो कि दोनों को हमने मोशन में लाया, है ना, इसको Q1 को भी मोशन में लाया, V नॉट इक्वल टू 0, और ये जो Q2 है V2, ये भी नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों मूव कर रहा है, अभी भी डिस्टेंस का टाइम के साथ वेरी करेगा, है ना, ये डिस्टेंस वेरी करेगा। तो जो फोर्स लग रहा है अभी भी फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। चार्ज मूव करे या रेस्ट रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो फोर्स लगा, लेकिन इस केस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो ये हो गया आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब अगर चार्ज आपका रेस्ट में है या फिर मूव कर रहा है, तो भी दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो प्रॉपर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, है ना। या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है, चार्ज जो है मूव करना शुरू कर दिया एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तब भी फोर्स लगेगा, लेकिन उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस फोर्स इज कॉज्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये मोशन में है, ये मोशन में नहीं है, फिर भी दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा, तब भी क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा। ये रेस्ट पे है, ये मूव कर रहा है, अभी भी दोनों के बीच क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, अभी भी क्या होगा, इसमें
फोर्स लगेगा, है ना। फिर यहाँ पे देख रहे हैं इसकी भी वेलोसिटी है, इसकी भी वेलोसिटी है, तो कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी, है ना, कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा और फोर्स लगेगा। तो ये चारों केस में क्या होगा, फोर्स लग रहा है, ठीक। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर था वो इम्पोर्टेंट था, फर्स्ट चैप्टर अच्छे समझ गए तो बाकी स्मूथली चलता रहा। यही जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये चैप्टर समझ गए तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड 3 चैप्टर आ गया है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, एसी और ईएमआई, तीनों चैप्टर जो होगा आसानी से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज था वो क्या था, आइदर रेस्ट पे था या फिर हमने क्या बोला था, उसको हम लोग मूव कराएंगे तो कैसे मूव कराएंगे, स्लोली मूव कराएंगे जिससे कि वेलोसिटी चेंज ना हो, है ना। तो यहाँ से जो भी कंडीशन था वो हमने कहाँ पे देख लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका पोटेंशियल था और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में देख लिया। फिर जैसे हमने चार्ज को एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया, मतलब क्या हो गया कि वो करंट बन गया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर मान लो कि इस चार्ज को हमने वेलोसिटी दे दिया तो ये क्या हो गया, एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अगर मान लो कि इसको हमने वेलोसिटी दे दिया तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये जो तीनों केसेस आया, तीनों केसेस को हमें सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है फिर भी इस पे फोर्स लगा रहा है ना। इसके साथ टाइम के साथ वेरी कर रहा है फिर भी फोर्स लगा रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है फिर भी फोर्स लगा रहा है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स नहीं लगाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, जो भी नेचर का लॉ है वो तो हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे देखा कि अच्छा ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कुछ क्रिएट करता है, कोई ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है ना। ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरा फील्ड क्रिएट करता है जो कि सिमिलर किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि जो चार्ज पे फोर्स लगाएगा कौन फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगाएगा। तो ये फील्ड है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है और टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये दूसरा एक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है ना। तो यहाँ से हमने रेस्ट या फिर स्लो चार्ज के बारे में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख लिया था, चार्ज को रिलेटिव वेलोसिटी दे दिया। तो रिलेटिव वेलोसिटी दिया इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इलेक्ट्रिक करंट क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ही क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और अगर चार्ज को हमें मूव कराना है हम इजीली मेथड क्या है कि एक कंडक्टर लेंगे और कंडक्टर के क्रॉस क्या करेंगे, हम लोग पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे। कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया तो फिर क्या होगा, उसमें करंट आ जाएगा। करंट का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, है ना। यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज है तो उसके बगल में हम दूसरा चार्ज रखेंगे। फिर एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने तो देखा कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ केसेस आ रहा था जिसमें कि जो चार्ज है उस पर फोर्स लग रहा था और कुछ ऐसे आ रहे थे जिस फोर्स नहीं लग रहा था, है ना। तो हमारे पास क्या है, चार्ज को मूव कराने के लिए क्या तरीका है कि हमने एक वायर लिया और वायर को इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दिया। तो बैटरी लगाया तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ इसका मतलब इसमें क्या होगा, चार्ज फ्लो हो रहा है ना। जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे हमने कोई चार्ज को रखा जिस पे फोर्स लगना चाहिए, है ना। इसके लिए दो कंडीशन है, आइदर ये चार्ज क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा या फिर मूव कर रहा होगा। तो अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे देखा कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इस पे जो फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन यहीं पे अगर मूव कराया तो मूव जब कराया तो इस पे फोर्स लग रहा था ओनली व्हेन फॉर सर्टेन एंगल। मान लो कि हमने इसको यहाँ से फेंका तो वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, है ना। तो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन पे इस पे फोर्स नहीं लग रहा था और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लग रहा था, लेकिन अगर इसको हमने रेस्ट पे रखा तो देखा कि फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ से आपको आ गया कि जो यहाँ पे करंट है, जो सर्किट में करंट है, एक ये फील्ड जनरेट किया इसके आसपास जिसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है तो चार्ज अगर रेस्ट पे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक करंट उस पर फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक। अब ये जो करंट आया आपका, तो यहाँ पे हमने देखा कि चार्ज मूव कर रहा तो उसकी किसकी वजह से हो रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक। तो चार्ज के बीच में हमने फोर्स देख लिया। फिर तब तक क्या होगा कि आपका मैग्नेट भी डिस्कवर हो गया था। तो मैग्नेट आपका करंट की वजह से डिस्कवर नहीं हुआ था, वो क्या हुआ था, मैग्नेट मटेरियल की वजह से। तो मैग्नेट मटेरियल आया तो फिर देखा कि अगर आपके पास दो मैग्नेट रखा हुआ है, एक मैग्नेट मान लो ये है M1 और दूसरा मैग्नेट ये है M2, दोनों को हमने r डिस्टेंस पे रखा तो दोनों पे फोर्स लग रहा था, ठीक। मान लेते हैं कि ये है आपका रेस्ट पे, तो V1 हो गया 0 और V2 क्या हो गया 0। तो देखा कि इस पे फोर्स लग रहा था। फिर दूसरा मैग्नेट रखा M1 और मान लो कि इसको हमने रेस्ट पे रखा और इसको मूव कराया, M2 को क्या किया, मूव कराया, तब भी देख रहा था कि इस पे क्या हो गया, फोर्स लग रहा है, ठीक।
फिर इस मैग्नेट को हमने वेलोसिटी दिया और इस मैग्नेट को क्या किया, रेस्ट पे रखा, v2 इक्वल टू 0। फिर भी देखा कि इस पे फोर्स लग रहा था, ठीक। फिर अब दोनों को वेलोसिटी दे दिया, m1 v1 नॉट इक्वल टू 0 और m2 जो है इसको भी हमने कुछ वेलोसिटी दे दिया, तो अब भी देखा कि इस पे फोर्स लग रहा था। इसका मतलब अगर मैग्नेट रेस्ट पे रखा हुआ है तब भी दोनों के बीच फोर्स लगेगा, और दोनों अगर रिलेटिव मोशन में तब भी फोर्स लगेगा। अब ये दोनों रेस्ट पे है तो इसको हमने क्या बोला, इसको जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला उसी तरह से इसको हमने क्या बोला, मैग्नेटोस्टैटिक्स। कि जब मैग्नेट आपका रेस्ट पे रखा रहेगा तब दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा उसको हमने क्या बोला, मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब ये क्या कर रहा है, ये मैग्नेट जो मैग्नेट फोर्स लगाएगा दूसरे मैग्नेट पे, जैसे चार्ज फोर्स लगाता दूसरे चार्ज पे किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसी तरह से मैग्नेट क्या करेगा, अपने आसपास फील्ड जनरेट करेगा। तो उस फील्ड में अगर दूसरे मैग्नेट को रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स जो लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अगर मान लो कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है और मैग्नेट जो है दोनों कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आया, तो ये जो फोर्स है वो किसकी वजह से लग रहा है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लेकिन अगर मान लो किसी को हमने मूव कराना शुरू कर दिया, तो मूव कराएंगे तो क्या होगा, दोनों की डिस्टेंस वेरी करेगा। जो डिस्टेंस होगा किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा। और फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करेंगे, और ये क्या है, फील्ड है, तो मतलब क्या होगा, ये वेक्टर होगा। और वेक्टर है इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। उसी तरह से इस पे भी फोर्स लगेगा सिर्फ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इस पे भी क्या होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे जो फील्ड जनरेट हो रहा है सिमिलर टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बट इसमें क्या होगा, टाइम वेरी कर रहा है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो हमने देखा कि चार्ज आपका अगर रेस्ट पे है तब भी फोर्स लगेगा, अगर चार्ज आपका मूविंग है तब भी फोर्स लगेगा। उसी तरह से मैग्नेट को हमने देखा कि मैग्नेट अगर रेस्ट पे रखा हुआ रिलेटिवली तब भी फोर्स लगा, और दोनों मूव कर रहा है तब भी फोर्स लगा, है ना। तो इसको लिख लो। तो इसका मतलब है चार्ज के बीच में हमने इंटरेक्शन देख लिया, मैग्नेट के बीच में इंटरेक्शन देख लिया, और देखा कि दोनों एक तरह से सेम तरह से बिहेव कर रहा था। तो साइंटिस्ट को लगा कि अच्छा दोनों को अब इंटरेक्ट करा के देखते हैं, चार्ज को और मैग्नेट को, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर वहां से कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। वही जो साइंटिस्ट थे आपका वो स्टर्जू साइंटिस्ट, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया चार्ज और मैग्नेट के बीच में। सबसे पहला कंडीशन रखा कि मैग्नेट और चार्ज को दोनों को रेस्ट पे रखा और दोनों के बीच देखा कि इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन कैसे पता चलेगा कि दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ फोर्स लगेगा। तो फोर्स तो कैसे पता चलेगा कि फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा, हाँ मूवमेंट होगा, है ना। अगर चार्ज को हमने किसी वेलोसिटी से मूव करा है, अगर उस पर फोर्स लगेगा तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा क्या होगा, उस पर फोर्स लग रहा होगा। और जितना ज्यादा फोर्स लग रहा है इसका मतलब उतना ज्यादा फील्ड होगा, है ना। क्योंकि जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है, फील्ड की वजह से लग रहा है। तो भले ही वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर जो आपका मैग्नेट होगा वो मूव कर रहा है उसकी वजह से चल रहा होगा, है ना। तो साइंटिस्ट ने देखा कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट को रेस्ट पे रखा और इसके बगल में चार्ज को, इसको भी रेस्ट पे रखा, ठीक। तो देखा कि फोर्स इसके बीच में नहीं लग रहा था। उसी के साथ अगर मैग्नेट को मूव कराया, मान लो कि v1 नॉट इक्वल टू 0 और इस चार्ज को रेस्ट पे रखा, v2 को रेस्ट पे रखा, तो इसमें कुछ सर्टेन टाइप का केस बन रहा था। अगर ये मूव कर रहा है तो इस पे देखा कि फोर्स लग रहा था, ठीक। तो यहाँ पे देखा कि इस पे फोर्स लग रहा है। फिर यहाँ पे मैग्नेट को क्या किया, इसने रेस्ट पे रखा और चार्ज को मूव कराया, v2 नॉट इक्वल टू 0। तो देखा इसमें भी फोर्स लग रहा था, ठीक। फिर यहाँ पे दोनों को मूव कराया, मैग्नेट को v1 नॉट इक्वल टू 0 और चार्ज को भी मूव कराया v2 नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें भी देखा कि इस पे फोर्स लग रहा था, ठीक। तो इसमें देखा कि एक ही केस आपका बन रहा था जब दोनों के बीच में फोर्स नहीं लग रहा था। कौन सा, जब दोनों रेस्ट पे रखा रहेगा, है ना, जब दोनों रेस्ट पे रखा रहेगा। अगर मान लो कि मैग्नेट आपका मूव कर रहा है और ये चार्ज आपका रेस्ट पे रखा हुआ है, तो चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि अगर ये मैग्नेट मूव कर रहा है, तो मैग्नेट मूव कर रहा है इसका मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा।
तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट क्या कर रहा है? ऐसा फील्ड क्रिएट कर रहा है जिससे कि चार्ज पे फोर्स लगे, है ना। तो वो जो फील्ड होगा वो कैसा फील्ड होगा? क्रिएट्स फील्ड सिमिलर टू किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको नाम दिया इसने क्या? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या नाम दिया इसने? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा? चार्ज की वजह से, है ना। लेकिन यहाँ पे चार्ज तो है नहीं, यहाँ पे क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट की वजह से यहाँ पे कोई फील्ड जनरेट हो रहा था जिसकी वजह से चार्ज पे फोर्स लग रहा था, तो उसको उसने क्या बोला? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर यहाँ पे देखा कि ये चार्ज जो मैग्नेट है इसको रेस्ट पे रखा और चार्ज को मूव कराया, है ना। जो चार्ज को मूव कराया तो इस पे फोर्स लगा। तो फिर इसने एक्सप्लेन किया कि अच्छा, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इस पे किसकी वजह से लग रहा है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो टाइम के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है वो क्या क्रिएट कर रहा है? जो मैग्नेट पे फोर्स लगा है, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेट में कौन फोर्स लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा फोर्स। तो मूव कौन कर रहा है? चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज जब मूव कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट करेगा कि मैग्नेट में फोर्स लगे? मैग्नेटिक फील्ड, कोई फील्ड जो कि सिमिलर टू किसके हो? मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्रिएट्स फील्ड सिमिलर टू किसके? मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोल दिया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला इसको हमने? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे देखा कि कौन मूव कर रहा था? चार्ज मूव कर रहा था। अगर चार्ज मूव कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंड्यूस होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनली है वो किसकी वजह से होगा? मैग्नेट की वजह से, है ना। मैग्नेट की वजह से या फिर मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे जो फील्ड क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? मूविंग चार्ज की वजह से। मूविंग चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। समझ गए? फिर यहाँ पे देखा कि मैग्नेट भी मूव कर रहा है और चार्ज भी मूव कर रहा है। अब इस केस में क्या होगा कि मूविंग मैग्नेट क्या करेगा? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट करेगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा तो इसमें फोर्स लग जाएगा। अब ये मूव कर रहा है तो ये क्या होगा? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। जैसे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ये क्रिएट क्या करेगा? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो इसमें फोर्स लग जाएगा। तभी इसने देखा कि इसके केस में फोर्स लग रहा था। ठीक, तो एक ही केस बना जिसमें फोर्स नहीं लग रहा था, किसमें? जब मैग्नेट आपका रेस्ट पे है और चार्ज आपका रेस्ट पे है ना। तो ये चार केस बना आपका, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इसने देखा कि अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूनिफाई कर सकते हैं ना। तब फिर एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, है ना, तो फिर उसने दोनों को यूनिफाई किया। देखना कि चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से। अगर चार्ज को हम लोग एक्सेलरेट करवाएंगे तो आपके पास सेल्फ प्रोपेगेटिंग, मतलब कि ये क्या करेगा? क्रिएट करेगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो वो क्या क्रिएट करेगा? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से क्या होगा? आपका स्पेस में मूव करता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्या करेगा? परपेंडिकुलर। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं ईएम वेव। जितना भी आपका रेडिएशंस है सब क्या है? ईएम वेव है। उसमें क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर रहा है। ईएम वेव कैसे जनरेट होगा? जब हम लोग चार्ज को एक्सेलरेट करवाएंगे। जब चार्ज को एक्सेलरेट करवाएंगे तो फिर क्या जनरेट होगा? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली जनरेट होगा और वो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। इसलिए कहीं पे भी लाइट अगर जनरेट होगा तो कहीं रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा? अनंत तक चलता रहेगा। बट समझने के लिए जरूरी है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और रियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चार्ज की वजह से होगा, जो चार्ज की वजह से होगा। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मूविंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो जनरेट होगा। तो इसका मतलब इंटरेक्शन जो होगा वो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख लिया, तो इसमें किसके बीच इंटरेक्शन देखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बीच में। तो जो चार्ज रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया रहेगा, है ना, किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा और फिर हमें चार्ज को देखना होगा कि क्या उस पर फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है तो कैसा फोर्स लग रहा है, कैसे मूव करेगा। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो उसमें क्या होगा? डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। तो जो हमने वेक्टर में पढ़ा है, जो भी ऑपरेशन वेक्टर्स में पढ़े हैं, सारे का सारा क्या होगा इसके लिए? वैलिड होगा। उसका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, एंगल होगा,
जो भी हमने वेक्टर में पढ़ा सब उसके लिए वैलिड होगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। ठीक, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और जो सीजीएस यूनिट है उसको हम लोग गॉस बोलते हैं, कैपिटल जी से। और दोनों की रिलेशन होता है 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ठीक, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सम गॉस है, 0.4 गॉस के आसपास है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत कम है। ठीक, तो हमने देखा कि अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। किस कंडीशन में फोर्स लगेगा? चार्ज को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ये रीजन दिया हुआ है और इस रीजन में आपको दिया हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है आपको बी, और ये जो इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है 2 टेस्ला और डायरेक्शन है माइनस के कैप। इसका मतलब क्या है कि 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है और इनटू द पेज है ना। इनटू द पेज को हम लोग डिनोट करेंगे क्रॉस से, इसका मतलब है इनटू द पेज, और आउट ऑफ द पेज को कैसे डिनोट करेंगे? डॉट से, इसका मतलब है आउट ऑफ द पेज। ठीक, तो 2 टेस्ला माइनस के का मतलब है क्या है कि 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस रीजन में एक हमने चार्ज लिया, क्यू चार्ज लिया और इसको रेस्ट पे रखा। ठीक, ये कैसा है? अभी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे देखा तो इस पे कुछ फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमने जो 4 कंडीशन देखा था, जो फर्स्ट कंडीशन था उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो था ही। अगर मैग्नेट आपका रेस्ट पे है तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड था ही बट आपका चार्ज रेस्ट पे था, उस पे फोर्स नहीं लग रहा था। उस पे क्या हुआ? फोर्स नहीं लग रहा था। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये मूव करेगा तो फिर क्या होगा, उस पे फोर्स लगेगा। समझ गए इतना? तो फिर एक्सपेरिमेंट हुआ कि अलग अलग डायरेक्शन में इसको फेंका, अलग अलग स्पीड से फेंका, अलग अलग चार्ज को फेंका, और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पता लगा कि ये जो फोर्स लगेगा इस पे, ये जो फोर्स है प्रोपोर्शनल किसके है? चार्ज के। कि अगर चार्ज को हमने बढ़ाया तो इस पे फोर्स बढ़ा। कैसे पता करेंगे कि फोर्स बढ़ा? डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, है ना। डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ मतलब फोर्स ज्यादा लगा होगा। फोर्स ज्यादा लगा होगा इसका मतलब क्या है कि वो फोर्स जो है प्रोपोर्शनल किसके है? चार्ज के। चार्ज को हमने इंक्रीज किया तो फोर्स इंक्रीज हुआ, तो यहाँ से रिलेशन आया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फिर देखा कि अगर स्पीड को इंक्रीज कर रहा था तो फोर्स भी इंक्रीज हो रहा था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड आ गया। फिर देखा कि ये जो है क्यू बी और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया इसका अगर स्ट्रेंथ हमने इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा? इस पे इंक्रीज हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आया ये भी प्रोपोर्शनल किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। ठीक, फिर एक और देखा एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग डायरेक्शन में, तो अलग अलग डायरेक्शन से पता चला कि F इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। F इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये है क्या? मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब है कि अगर चारों को अगर कंबाइन करेंगे तो एफ एम जो होगा प्रोपोर्शनल किसके होगा? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से पता चल गया कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है, और जो फॉर्मूला है उसमें साइन थीटा आ रहा है। साइन थीटा आ रहा है, और साथ में देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे क्वांटिटी में दो क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, कौन कौन सा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपका वेक्टर है और दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, साथ में साइन थीटा है, तो कौन सा प्रोडक्ट ये होना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि ए क्रॉस बी ही क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। इसका मतलब यहाँ पे आइदर हो सकता है बी क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस वी, कि आइदर फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्यू तो क्या है आपका? स्केलर है, चार्ज क्या है? स्केलर है, तो ये बाहर आ गया, और ये बाहर आया तो यहाँ पे आइदर हो सकता है बी क्रॉस बी, है ना, या फिर क्या हो सकता है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू बी क्रॉस वी। ठीक, इसी दोनों कंडीशन में एक होगा। तो यहाँ पे मान लो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कि एक चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को हमने लिया और पॉजिटिव चार्ज को एक्स की तरफ फेंका, है ना, एक्स की तरफ इसको फेंका, मान लो कि v वेलोसिटी से x की तरफ फेंका, मतलब कि i कैप हो गया। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड को हमने j की तरफ दिया, y की तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया। तो इसमें देखा कि इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो डिफ्लेक्शन हो रहा था k की तरफ। k किधर आएगा? k आएगा आउट ऑफ द पेज, है ना, k आएगा आउट ऑफ द पेज। अब मान लो कि ये जो चार्ज था, ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा था, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था और हमने इस पे फोर्स ऐसे लगाया, है ना, एक कांस्टेंट फोर्स ऐसे लगाया, क्योंकि कांस्टेंट ही होगा, चार्ज आपका कांस्टेंट है,
v कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, और अगर थीटा को हमने कांस्टेंट रखा, थीटा तो कांस्टेंट ही होगा क्योंकि 90 डिग्री इसमें आ रहा है, वेलोसिटी को हमने राइट की तरफ फेंका, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर की तरफ था, थीटा कितना है, कांस्टेंट है 90 डिग्री, है ना, तो ये टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जो फोर्स आया कांस्टेंट है, ये ऑब्जेक्ट आपका राइट की तरफ मूव कर रहा था कांस्टेंटली, हम लोग इसको इस तरफ खींच रहे हैं, इसका कर्व कैसा बनेगा, इस तरह से सर्कल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा और इस तरह से कंप्लीट एक सर्कल बनाएगा, फिर यहाँ पे वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर ये सर्कल बनाएगा और फिर वापस इस तरह से इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा ये चार्ज। तो ये सर्कुलर मोशन का जो प्लेन होगा, ये प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, क्योंकि आज मैग्नेटिक फील्ड किधर है, y की तरफ, और फील्ड की मतलब वेलोसिटी किधर है, x की तरफ, मतलब कि v जो है और b है कौन प्लेन में है, xy प्लेन में, और जो सर्कल बना वो सर्कल किस में बना, x और z प्लेन में, क्योंकि चार्ज राइट की तरफ मूव कर रहा था, इस पे कांस्टेंट फोर्स हम लोग इधर लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सर्कल इस तरह से बनाता हुआ फिर वापस इसी पे आएगा, समझ गए। तो यहां से पता चला कि वेलोसिटी किधर था, i की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर था, j की तरफ, फोर्स किधर लगा, k की तरफ फोर्स लगा। इसका मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ये q का साइन है ना, q का साइन, और हमें देखना पड़ेगा कि v क्रॉस b करके आएगा या फिर क्या आएगा, b क्रॉस v करके, ठीक। तो यहां से देखते हैं, तो v क्रॉस b करेंगे, इसका मतलब v का क्या मतलब, i है ना, i कैप, और b का मतलब क्या, j कैप, i क्रॉस j क्या होता है, k, है ना। और फिर किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज के साइन पे, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तभी आपका पॉजिटिव रहेगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर देखे तो यहाँ से क्या आएगा, b का क्या है, j, ठीक, और ये क्या है, i, j क्रॉस i क्या होगा, माइनस के, तो माइनस के तो नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इसने देखा कि चार्ज जो डिफ्लेक्ट हो रहा था इस प्लेन में डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो इसने बोला कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला सही नहीं है, फॉर्मूला कौन सा सही हो जाएगा, v क्रॉस b वाले में, तो F इक्वल टू Q इंटू v क्रॉस b जो आया, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया, प्रोडक्ट जीरो हो गया, फोर्स आपका जीरो हो गया, जो कि हमने पहला केस देखा है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया तब भी आपका फोर्स जीरो हो जाएगा और कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अगर चार्ज आपका जीरो है तब भी क्या होगा, फोर्स उस पर नहीं लगेगा। इसका मतलब है अगर मान लो कि आपको दो दिया हुआ है, एक मान लो कि ए चार्ज ऐसे है और बी चार्ज कुछ इस तरह से गया, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका बी इनटू द पेज है, अगर आपको इस केस में बोलेगा कि बताओ ए और बी में कौन सा न्यूट्रल है और कौन चार्ज है, अनचार्ज का मतलब क्या, जिसपे चार्ज जीरो हो, चार्ज जीरो का मतलब क्या है, फोर्स जीरो, फोर्स जीरो का मतलब है नो डिफ्लेक्शन। तो देखो इस वाले में कौन सी किस में नो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ए में, इसका मतलब ए क्या हो गया, अनचार्ज, और बी क्या हो गया, चार्ज। अब बी चार्ज जो आया ये हो गया आपका Q इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे Q क्या आया, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपको B का साइन बोलेगा कि बताओ B जो चार्ज है, ये तो पता चल गया कि B क्या है, चार्ज पार्टिकल है। अगर इसमें बोलेगा अच्छा निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, फिर कहाँ से पता चलेगा, फिर आपको यहाँ से पता चलेगा कि B क्रॉस B करके, कि हमने वेलोसिटी दिया था किधर, J की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर था, K की तरफ, माइनस K की तरफ, समझ गए। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग फोर्स किधर आना चाहिए था, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा Q का साइन और V क्रॉस B, है ना, V क्रॉस B। तो जो चार्ज था, चार्ज को हमें साइन का रखना है, फिर यहाँ पे V का यूनिट क्या हो जाएगा, J कैप, वेलोसिटी हमने किधर दिया है, ऊपर की तरफ, तो ये हो गया J कैप, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, माइनस K कैप, तो ये हो गया माइनस K कैप, I J K, तो J क्रॉस K क्या होगा, I, है ना। तो यहाँ पे एक माइनस और है, तो ये हो गया Q इंटू माइनस I, ठीक। इस पे देख रहे हैं फोर्स किधर लग रहा है, राइट की तरफ, राइट की तरफ फोर्स कब होगा, जब Q क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं B किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट की तरफ, इसका मतलब इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, राइट की तरफ, इसका मतलब ये जो आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव कब आएगा, जब Q आपका नेगेटिव होगा, है ना। Q अगर नेगेटिव आएगा तो होल टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, होल टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब वो I की तरफ है, I की तरफ है, वही आपको दिखा रहा, B डिफ्लेक्ट हो रहा है किधर, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि साइन ऑफ Q जो होगा, साइन ऑफ Q वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, समझ गए। अब मान लो कि यहीं पे तीसरा पार्टिकल रहता जो इधर डिफ्लेक्ट हुआ, C पार्टिकल, अब C का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे साइन हो गया आपका इसका पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव,
ठीक, लिख लो इतना। इस फॉर्मूले से बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होना चाहिए। बी के यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी सबको क्यू वी और साइन थीटा को नीचे लेके जाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। क्यू का यूनिट क्या, कूलम, है ना। और साइन थीटा को कोई यूनिट नहीं, तो ये हो गया। और इसका मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से ले जाके यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और बी भी निकाल सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आया वो क्या आया, मैग्नीट्यूड का, है ना। मैग्नीट्यूड अगर देखें ये क्या आया, क्यू वी वी साइन थीटा। तो अगर आपसे बोला है कि कोई चार्ज है वो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है, अनडिफ्लेक्टेड मूव कब करेगा, जब नेट फोर्स क्या होगा उस पर जीरो होगा। मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होगा, जब आपका क्यू जीरो होगा। क्यू जीरो होने का मतलब क्या है, पार्टिकल क्या है, न्यूट्रल है। या फिर क्या होगा, v इक्वल टू जीरो। v इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पे है, पार्टिकल रेस्ट पे है, पार्टिकल एट रेस्ट। और बी जीरो का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, है ना। और अगर साइन थीटा जीरो है इसका मतलब क्या है, साइन थीटा अगर जीरो है इसका मतलब थीटा क्या होगा, जीरो या फिर 180 डिग्री, है ना। इसका मतलब है थीटा जो होगा वो होगा जीरो या फिर 180 डिग्री। जीरो या फिर 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, है ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो अगर मान लो कि किसी पार्टिकल को हम लोग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कराएंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कराएं या फिर अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कराएं तो इस पे फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, समझ गए। अब मान लो कि रीजन में हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड भी हो और रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, है ना। अगर मान लो कि आपके पास कोई रीजन दिया हुआ है और इस रीजन में बोला है कि इस रीजन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब किसी चार्ज को इसमें मूव कराएंगे, किसी चार्ज को v वेलोसिटी से इसमें मूव कराए, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है और चार्ज अगर मूव कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। फिर आपने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज को मूव कराएंगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, दो फोर्स लगेगा, है ना। टोटल जो फोर्स होगा किस क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये हो गया Fe प्लस Fm, ठीक। Fe का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, और Fm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू वी क्रॉस बी, है ना। ये क्या हो गया, नेट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉरेंट्ज फोर्स। ये साइंटिस्ट था लॉरेंट्ज और इसी ने इसको एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया तो इसका नाम आपने लॉरेंट्ज फोर्स देखा। अब इसमें बोले हैं कि कोई रीजन है जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और चार्ज जो है अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है। चार्ज अनडिफ्लेक्टेड मूव कब करेगा, जब नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि क्यू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। यहाँ से देख रहे हैं Q दोनों में कॉमन है और Q नॉट इक्वल टू जीरो ही होना चाहिए। अगर Q जीरो होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, E प्लस वी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, जीरो। तो अगर मान लो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और आपसे पूछेगा बताओ किस डायरेक्शन में हम लोग चार्ज को मूव कराएंगे तो उस पर कोई फोर्स ना लगे, तो हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जब डिराइव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी, माइनस वी क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है, E इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी। तो जब v क्रॉस b करेंगे तो एक कोई प्रोडक्ट आएगा, वो भी वेक्टर होगा। तो उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें या फिर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो, है ना। ये देखो कि इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, इसमें कोई चार्ज वाला टर्म नहीं आ रहा है। तो अगर ये E इक्वल टू बी क्रॉस बी होगा तो उसके थ्रू हम लोग कोई भी चार्ज मूव कराएंगे जिसका कोई भी वैल्यू होगा चार्ज का, वो क्या करेगा, सारा का सारा चार्ज क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। तो अगर सर्कुलर मोशन होगा तो उसको सर्कल में मूव कौन कराएगा, चार्ज को सर्कल में मूव कौन कराएगा, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स मूव कराएगा। और सर्कल में अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किधर लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इस तरह से अगर सर्कल बना है तो सर्कल का कहीं सेंटर पे होगा, कहीं सेंटर होगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर की तरफ, है ना। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आया, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज,
यही क्या होगा, सेंट्रीपिटल होगा। इसका मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर। हर पॉइंट पे होगा टुवर्ड्स सेंटर। मान लो कि चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा था, मान लो पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, और यहाँ से हमने चार्ज को राइट की तरफ मूव कराया, मान लो कि राइट की तरफ मूव कराया, और इसका साइन है पॉजिटिव। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी का साइन क्या हो गया, डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड का साइन क्या, डायरेक्शन क्या होगा, के कैप, है ना। तो फोर्स का अगर डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज का साइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज का साइन, फिर क्या करेंगे, v क्रॉस b, है ना, डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। तो चार्ज का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पे v का डायरेक्शन क्या, आई कैप, b का डायरेक्शन क्या, माइनस के कैप, है ना, माइनस के कैप। आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, और माइनस एक लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस जे। तो ये हो गया क्या, प्लस जे। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, टुवर्ड सेंटर, है ना। तो यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक फोर्स इधर Fm, ठीक। फिर क्या करेगा, अगर मान लो कि जो फोर्स लगेगा हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, क्योंकि आपने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि A क्रॉस B जो होगा, मान लो कि अगर C है तो C क्या होगा, C इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड C इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर एज वेल, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट में हमने यही पढ़ा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v क्रॉस b है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट के अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब थीटा कितना, 90 डिग्री। तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो गया, 0 जूल। इसका मतलब है कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, जिसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन 0 हुआ तो स्पीड क्या रहेगा, वेरी करेगा या कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, है ना। क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड का स्क्वायर, है ना। स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो मतलब स्पीड कांस्टेंट रहा, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, ऊपर की तरफ, यहाँ पे आएगा क्या होगा, लेफ्ट की तरफ, यहाँ पे आएगा राइट की तरफ, समझ गए। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या, जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, माइनस के कैप। तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। चार्ज का साइन v क्रॉस b, मतलब j क्रॉस माइनस k, आई जे के, जे क्रॉस के क्या, आई। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आई, ये हो गया माइनस आई। तो यहाँ पे देखें हम लोग, जो फोर्स का डायरेक्शन है क्या आया, लेफ्ट की तरफ। उसी तरह से यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, माइनस के। तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। और v क्रॉस b, v क्रॉस b का मतलब माइनस आई कैप क्रॉस माइनस के कैप। कितना हो जाएगा ये, आई क्रॉस के माइनस जे, और दोनों का माइनस माइनस ऐसे प्लस हो गया, है ना। तो माइनस जे ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, माइनस जे। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर, उसी तरह से यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इधर। तो हर पॉइंट पे क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर होगा। ये टुवर्ड्स सेंटर हुआ इसलिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हुआ इसलिए वर्क डन क्या, 0। वर्क डन 0 हुआ इसलिए क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, समझ गए। ये सब चीज आपको रिलेट करना है, कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे निकाल लिया तो यहाँ पे बताओ क्या होगा। पहले चार्ज का साइन देखो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज का साइन रखेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। v क्रॉस b करेंगे, v का डायरेक्शन क्या, आई कैप। तो ये हो गया आई, और b का डायरेक्शन क्या, तो ये क्या हो गया k। तो कितना हो गया ये, आई क्रॉस k कितना, माइनस जे। तो माइनस ये जे हो गया, इसका मतलब इससे फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। इस पे फोर्स लगा डाउनवर्ड, इसका मतलब ये जो सर्कल बनाएगा कुछ इस तरह से सर्कल बनाएगा। कौन से प्लेन में, y और z प्लेन में, y और z प्लेन में।